चलिए पॉलिटी में हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। संविधान की इस विकास यात्रा में हमने आपको पार्लियामेंट की इस लेक्चर सीरीज़ में रुचि का कल बजट के विषय में पढ़ाया था। बजट के पहले हमने कुछ और चीज़ें भी पढ़ाई आपको कल के ही सेशन के अंदर। वो हमने जो पिछले लेक्चर का पेंडिंग कंटेंट था वो कवर किया, जिसमें कि जॉइंट सिटिंग एक महत्वपूर्ण आस्पेक्ट था। हमने आपको डिटेल में समझाया। बजट के आस्पेक्ट में हमने देखा कि सबसे पहला है प्रेजेंटेशन, देन द सेकेंड स्टेज द स्टेज ऑफ जनरल डिस्कशन, थर्ड स्टेज द वेरी गुड स्क्रूटिनाइजेशन स्टेज बाय द पार्लियामेंट्री कमेटीज़। पार्लियामेंट की लगभग डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटीज़ 24 उनके पास बजट जाता है और वो 3 से 4 हफ्ते के लिए उसको अच्छे से एनालाइज करती हैं, समझती हैं, अपनी एक रिपोर्ट प्रिपेयर करती हैं और वो रिपोर्ट सबमिट कर दी जाती है पार्लियामेंट के पास। अब शुरुआत होती है बजट के चौथे चरण की। करें भाई? चलिए बजट के ही तहत हम आगे बढ़ते हैं। मैंने बताया था कि कॉन्स्टिट्यूशन की टेक्निकलिटी के आस्पेक्ट में मैं आपको ये बता रहा हूँ। इनकी जो छोटी छोटी टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो आपको डिफ़िकल्टी क्रिएट कर सकती हैं, हमारा एक डिटेल में लेक्चर इसमें ऐड करेंगे जो हमने बजट की सीरीज़ में बनाया था, हम आपको यहाँ भी प्रेजेंट करेंगे। ओके, आगे बढ़ रहे हैं। फोर्थ स्टेज मैंने यहाँ पर लिखा है, दैट इज़ अ स्टेज ऑफ वोटिंग ऑन डिमांड्स फॉर ग्रांट्स। मैंने आपको यही बताया था कि सेकेंड स्टेज जो जनरल डिस्कशन थी, उस स्टेज में यही था मेनली कि आपने ओवरऑल बजट के ऊपर और बजट में जो कुछ प्रिंसिपल्स हैं उनके ऊपर चर्चा करनी है। डिफरेंट डिमांड्स प्रेजेंट की जाती हैं अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ के द्वारा और फिर पार्लियामेंट उन डिमांड्स को ग्रांट करती है। पार्लियामेंट के कॉन्टेक्स्ट में जब मैं बात करता हूँ तो रोहित, मैं बजट के मामले में लोकसभा की बात करता हूँ, क्योंकि लोकसभा ऑथराइज है आपकी डिमांड्स को ग्रांट करने के लिए। और इसी तरह से देश के स्तर पर पार्लियामेंट्री सिस्टम के तहत एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की स्थापना होती है। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट के मामले में डिमांड को पार्लियामेंट के द्वारा ग्रांट किए जाने वाली यह विधि अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है कि देश का धन देश की जनता से बिलोंग करता है और उसे जिम्मेदाराना ढंग से सरकारें खर्चें, इसके लिए उनके ऊपर एक चेक है और वो चेक पार्लियामेंट का है, यानी कि जनता का, क्योंकि जनता पार्लियामेंट में रिप्रेजेंट होती है। यही एक कंसेप्ट है। अब इसमें वोटिंग शुरू होगी। फोर्थ स्टेज द स्टेज रिलेटेड टू द वोटिंग ऑन डिमांड फॉर ग्रांट। सबसे पहले डिमांड्स मिनिस्ट्री वाइज यहाँ पर पुटअप की जाएंगी। स्टैंडिंग कमेटी ने अपना रिपोर्ट दे दिया था, उस रिपोर्ट को पूरा अच्छे से पढ़ा जाएगा, उस पर चर्चा होगी इस चौथे स्टेज के तहत, और फिर अलग अलग मिनिस्ट्री वाइज उनकी डिमांड्स पुटअप की जाएंगी और अलग अलग डिमांड पे, इंडिविजुअल डिमांड पे इंडिविजुअली वोटिंग कराई जाएगी। बजट पे ओवरऑल वोटिंग नहीं होता है, इंडिविजुअल डिमांड के ऊपर वोटिंग होगा और इंडिविजुअल डिमांड्स मिनिस्ट्री वाइज प्रेजेंट की जाएंगी। अगर जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा डिमांड्स रखी गई हैं कि हमें इस बार हर घर पानी के हिसाब से इतने बजट की आवश्यकता है और उसके तहत हमें इतना पैसा चाहिए, तो उस डिमांड को प्रेजेंट किया जाएगा उस मिनिस्ट्री के अंत पर, उसके एंड पर, और फिर उस पर वोटिंग कराई जाएगी। ओके, सो मिनिस्ट्री वाइज डिमांड्स पुटअप की जाती हैं और उन पर वोटिंग होती है। तो मिनिस्ट्री वाइज डिमांड मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है। सबसे इम्पॉर्टेंट इसका ये है कि जब अब वोटिंग के लिए डिमांड पुटअप की, मैंने अभी बताया जैसे करणवीर, जल शक्ति मंत्रालय के ही तहत कोई डिमांड है कि भाई उन्हें हर घर पानी पहुंचाना है, इसके तहत उन्हें इतने टैप लगाने हैं, इतने कुएं खुदवाने हैं और उसके लिए उन्हें एक बजट चाहिए। तो उसके लिए उन्होंने फाइनेंस मिनिस्टर के पास, जब उन्होंने सितंबर अक्टूबर में प्रक्रिया शुरू की थी, सर्कुलर भेजा था कि भाई सभी मिनिस्ट्रीज़ अपनी डिमांड प्रस्तुत कर दें, तो उस जल शक्ति मंत्रालय ने अपना एक दे दिया, सारा का सारा डिमांड का खाका तैयार करके दे दिया कि भाई इतने एरिया कवर करना है, इतने घरों में जाना है, इतनी टैप लगानी है, इतना खर्चा अपन को चाहिए। अब हमने चौथी स्टेज ऑफ बजट डिस्कशन में इसको डाल दिया, तो इस पूरी की पूरी डिमांड पर अब मेंबर जो हैं वो एलिजिबल हो गए वोटिंग के पहले कि इस डिमांड को डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं। सो ये चौथी स्टेज में डिटेल डिस्कशन होती है बजट पे। ईच एंड एवरी डिमांड विच इज़ पेंडिंग बिफोर द वोटिंग इन फ्रंट ऑफ द हाउस, you can discuss that demand in detail. So the fourth stage is related to the detailed discussion on the budget, and the discussion will be related to the each and every demand. आई बात समझ में? वो एक एक डिमांड से जुड़ी होगी, इसलिए मैंने कहा कि डिस्कशन ऑन डिटेल्स ऑफ द बजट, बजट की डिटेल्स पे चर्चा होगी इसमें, क्योंकि एक एक डिमांड की डिटेल पे चर्चा होगी बाय द मेंबर। अनदर एस्पेक्ट,
अब जब आप डिटेल पे चर्चा कर रहे हैं तो फिर मेंबरान को कुछ अधिकार मिले होंगे, और वो अधिकार क्या हैं? मान लीजिए कि आपको वो मांग जायज़ नहीं लगी, आपको लगा कि अधिक मांगा गया है, पिछली बार इन्होंने जो मांगा था उस हिसाब से जो इन्होंने वर्कआउट किया वो बहुत ही कम था, इस बार का भी इनका काम उतना नहीं बनता, जितने इन्होंने डिमांड रख दी वो इरेलेवेंट है या इरेशनल है या इलॉजिकल है। आपके पास कोई तो टूल होना चाहिए कि उस डिमांड को आप रिड्यूस करा सकें, कोई तो मोशन प्रेजेंट कर सकें जो वो डिमांड में आप अपनी आपत्ति दर्ज करा सकें। तो फिर जब चर्चा इस स्टेज में होगी तो इसी स्टेज में फिर मोशन भी मेंबरान के द्वारा मूव किए जाएंगे उस डिमांड को रिड्यूस कराने के। तो ये भी अधिकार पार्लियामेंट को है। ध्यान रहे, ये अधिकार केवल और केवल लोकसभा को रहता है कि लोकसभा वोटिंग करे डिमांड्स के ऊपर। पहली बात, राज्यसभा को ये अधिकार नहीं, वोट लोकसभा ही ग्रांट कर सकती है, राज्यसभा ग्रांट नहीं कर सकता है। और दूसरा, ये वोटिंग भी उसी पार्ट पे होगी फंड के जो फंड कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से मेड है। जो फंड कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे चार्ज है उस पे तो वोटिंग लोकसभा में भी नहीं होगी, उस पे केवल चर्चा हो सकती है और कुछ भी नहीं हो सकता। आई बात समझ में? उसे बढ़ाया जा सकता है, घटाया नहीं जा सकता। तो ऐसे में मेंबर्स कैन मूव मोशन टू रिड्यूस एनी डिमांड। ठीक है भाई धीरांश, कौन सी स्टेज में ये डिमांड रिडक्शन के मोशन प्रेजेंट होने लग जाते हैं? चौथी स्टेज में। स्टेज कौन सी है ये? वोटिंग ऑन डिमांड्स फॉर ग्रांट्स। जो डिमांड प्रेजेंट की गई थी ग्रांट्स के लिए, उन पर वोटिंग की स्टेज होती है, ये उस स्टेज में होती है। अब ये जो मोशन रहते हैं डिमांड रिड्यूस करने के, 3 तरह के होते हैं: पॉलिसी कट मोशन, इकोनॉमी कट मोशन, टोकन कट मोशन। ओके, पॉलिसी कट मोशन क्या होता है कि आपने कोई डिमांड प्रस्तुत की। मैं डिमांड ये है मेरी, मैं जल शक्ति ही मंत्रालय के तहत मैंने डिमांड प्रस्तुत की 1000 करोड़ रुपए की। इस डिमांड पर आपत्ति नहीं है। इस डिमांड के जो 1000 करोड़ रुपए की आपने मांग की है, वो जिस नीति के लिए की है, जो पॉलिसी है उसके अंडर, उस पॉलिसी पे समस्या है कि दिस पॉलिसी इज़ नॉट करेक्ट। आपने जो पॉलिसी अपना रखी है जल शक्ति अभियान के तहत, आपने लोगों को घर घर पानी पहुंचाना है, उसमें जो आपकी पॉलिसी है कि आपने हर घर में टैप लगवानी है, ये मुमकिन ही नहीं है। आपको कई तरह के रिजर्वायर्स वहाँ पे क्रिएट करने पड़ेंगे, कम्युनिटी लैंड के तहत कई तरह के कुएं खुदवाने पड़ेंगे, ये सारे सिस्टम बनाने पड़ेंगे। 1000 करोड़ के लिए पॉलिसी ये होना चाहिए, घर में पानी पहुँचाना है, उद्देश्य सही है। 1000 करोड़ रुपया मांगा, समस्या नहीं है, लेकिन पॉलिसी जो है वो अंडरलाइंग द डिमांड दैट पॉलिसी इज़ नॉट करेक्ट, you need to rectify your policy, so we will cut the policy. It is a policy cut motion. We will cut the policy. Now how will you cut the policy? What is the way to cut the policy? आप उस डिमांड को रिड्यूस कर दो 1 रुपये तक। 1000 करोड़ की या 20,000 करोड़ की डिमांड थी, उस डिमांड को 1 रुपये तक रिड्यूस कर दो। तो फिर जब उस डिमांड उसमें रहेगा 1 रुपया, तो उस डिमांड के तहत जो पॉलिसी है वो कभी अमल में ही नहीं आ पाएगी, क्योंकि 1 रुपये से क्या अमल में लाओगे। हाँ वो ठीक है, ये दौर अमिताभ बच्चन का होता तो उसकी जेब में तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं थी और वो 5 लाख का सौदा करने गया था, वो तो उसका ज़माना था, वो कर लेता था। आज के मंत्रियों में नहीं होगा इतना प्रताप, इतने तेजस्वी नहीं है, नहीं कर पाते। अमिताभ आए तो फिर पूछेंगे हम भी कोई कैसे कर लेते थे। बस इसका तो यही है कि भाई 1 रुपये तक ले आओ डिमांड को। ओके, तो पॉलिसी कट मोशन क्या है कि ये क्या करता है, यहाँ पर कहीं कुछ लिखा होगा मैंने, हाँ, पॉलिसी अंडर द डिमांड को ये रिड्यूस कर देता है। कहाँ तक? 2 रुपी 1। 2 रुपी 1 का सुनने में लगा जैसे 2 रुपी 1, नहीं, इट्स 2 रुपी 1। ओके, ये कहने में ऐसे आएगा। 1 रुपये तक घसीट के ले आता है नीचे, कहते अब जाके अपनी पॉलिसियाँ पूरी कर ले डिमांड वाली। समझ आई? पॉलिसी को तो आप बदल नहीं सकते, पॉलिसी को तो बदल नहीं सकते, तो बेहतर ये कि जितना मांगा है दो ही उस 1 रुपये की, वो कुछ कर ही ना पाए, क्योंकि काम ही डिमांड पे चल रहा है। समझ आई? ऐसे में उस मंत्री के पास ये अवसर होता है कि वो अपनी डिमांड को फुलफ़िल कराने के तहत अल्टरनेटिव पॉलिसी प्रेजेंट कर दे। अल्टरनेटिव पॉलिसी प्रेजेंट करने का अवसर इसमें होता है कि वो अल्टरनेटिव पॉलिसी कर दे। जब तक अल्टरनेटिव पॉलिसी नहीं लाएगा, डिमांड 1 रुपये पे ही रख देंगे लाके। अगर 1000 करोड़ रुपया रोकड़ा जेब में चाहिए तो बेटे पॉलिसी बदल। ऐसा घर वाले भी करते हैं ना, कई बार आपको कहते हैं ना, बताओ इतने नंबर लाओगे तो क्या लोगे, आप कहते हो पापा मोबाइल, तो वो कहते हैं नहीं,
1 लाख रुपए की चीज़ तो ले ले, पर मोबाइल नहीं, कुछ और ले लो बेटे, कार्डियक वाली मशीनें ले लो, कार्डो ले लो, पता नहीं क्या देते रहते हैं आजकल, कार्डो डाडो, बस ले लो, अच्छी चीज़ें कहते हैं ले लो, वो नहीं। तो उनको आपकी डिमांड से समस्या नहीं है, उनको आपकी उस डिमांड के अंदर जो मांग के अंदर जो पॉलिसी आपकी उससे समस्या है। इसलिए फिर वो क्या करते हैं, कहते हैं ठीक है जाके मम्मी को दे दिए 1,000 रुपये, जाके ले लेना। मांगा था 1 लाख की चीज़, मम्मी को पकड़ा दिया 1,000 रुपये, आप कहते जाके ले लो। अब क्या ले लोगे? है 1,000 रुपये में जाके शाम को रोए हुए दिल के साथ समोसे खा के आ जाओगे, सहेलियों के साथ दिल लगा के आ जाओगे, इतने में आके मान जाओगे। सहेलियों के साथ दिल लगाने वाला, लड़कियों को ही कह रहा हूँ, लड़कियाँ अपनी सहेलियों से दिल लगाएंगी, लड़कों को नहीं कह रहा हूँ, तुम लोगों की सोच में ही परेशानी है। एक तो कुछ कहो, कुछ और ही दिशा में ले जाते। अब वो बच्चा सोच रहा है मैं जब नोट्स बनाऊंगा तो मैं ये सब कैसे डिस्कार्ड करूँ। बेटा जब तुम इतनी चीज़ें डिस्कार्ड नहीं कर पाओगे तो देश में से भ्रष्टाचार कैसे निकालोगे। ऐसा ही है हमारा। कोरोना काल में हम यही कर सकते हैं, इतना ही हंसा लें वही बड़ी बात है, बाकी तो चैनल वाले रुलाने में लगे हैं, आंकड़े 44 के पार। चलो इतना समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। पॉलिसी कैसे उड़वाया दिखा, डिमांड ही 1 रुपया पे ले आया। ओके, इसको ऐसे ही समझ लो ज़िंदगी भर के लिए। अगला क्या है, इकोनॉमी कट मोशन। अब इसमें क्या होता है, वो कह रहे हैं कि यार ये जो तुम खर्चा करना चाह रहे हो ना, ये दैट इज़ योर प्रपोजल ऑफ एक्सपेंडिचर ना, ये किस फैशन में इकोनॉमी को प्रभावित करेगा। हमारी चिंता का विषय ये है दैट योर प्रपोजल फॉर द एक्सपेंडिचर, दैट योर डिमांड इज़ ऑफ अबाउट 1,000 करोड़। ये किस तरीके से आप तुम्हारा ये खर्चे का प्रपोजल इकोनॉमी को प्रभावित करेगा, वो हमारी समस्या है। यहाँ पर पॉलिसी से समस्या नहीं चल रही, यहाँ पर समस्या ये है कि तुम्हारा खर्चा अर्थव्यवस्था को, इकोनॉमी को कैसे प्रभावित करने वाला है। ये हमारी सोच का विषय है कि भाई तुम जो एक्सपेंडिचर करने जा रहे हो, तुमको बनाना चाहिए थी सड़कें, तुम बना रहे हो हवाई पट्टियाँ, तुमको बनाने चाहिए थे जलमार्ग, और तुम बना रहे हो पता नहीं कौन से सुरंगें, टनल वाली को बना रहे हो कि हाइपर लूप लेके चलूँगा मैं। हाइपर लूप बाद में चलाना, पता लग रहा है यहाँ पे सड़कें, हाइपर लूप तब सड़कें नहीं जा रही। हाइपर लूप तो तब चलाओगे ना बेटा जब वहाँ तक रोड जाएगी, पता लगे आदमी हाइपर लूप से उतरा, आधे घंटे में सफ़र तय कर लिया, बगल के ही शहर में जाने में 6 घंटा लग गया, तो हाइपर लूप का फायदा क्या। समझो इस चीज़ को। तो आपकी पॉलिसी से यहाँ पर जो है वो दिक्कत नहीं, मुद्दा इस बात का है कि भाई जो इकोनॉमी प्रभावित होने वाली है आपके उस प्रपोजल फॉर एक्सपेंडिचर से, उससे समस्या है, तो उसके तहत इकोनॉमी कट मोशन आता है। इसके लिए जो अमाउंट फॉर डिमांड है, उस अमाउंट फॉर डिमांड को रिड्यूस करने की बात होती है। पहले में पॉलिसी को उड़ाने की बात हुई थी, इसमें डिमांड की जो आपकी अमाउंट है उस पर हमको आपत्ति है कि वो जो आपकी अमाउंट आपने डिमांड कर रखी है 1,000 करोड़ रुपया, वो आपका एक्सपेंडिचर इकोनॉमी को किस वे में प्रभावित करेगा। हमें लग रहा है कि वो इतना सकारात्मक वे में प्रभावित नहीं करेगा। उस 1,000 करोड़ की बजाय 500 करोड़ ले लो, 500 करोड़ ला करके इधर रस्तों पे भी लगा दो, 500 करोड़ की हवाई पट्टियाँ बना लो। हवाई पट्टियों का मतलब इंग्लिश में होता है एयर स्ट्रिप्स। एयर स्ट्रिप्स का मतलब होता है दैट इज़ द रनवे टू रन द एयरप्लेन। एयरप्लेन अमेरिका में होता है, एरोप्लेन इंडिया में होता है। ओके, अलग अलग भाषाएं हैं। हवाई पट्टी बोल रहे हैं तो वो दिल से बोल रहे हैं, खुशी से बोल रहे हैं। कौन सी पट्टी चाहिए, सब पट्टी पढ़ाने जानते हैं। इधर समझो, इकोनॉमी कट मोशन क्लियर हो गया, पता लग गया कि इसमें अमाउंट ऑफ डिमांड को उड़ा रहे हैं। कहते मुझे नहीं समझ में आ रहा तेरा 1,000 करोड़ कैसे प्रभावित करेगा, मुझे सही नहीं लग रहा, नकारात्मक सा लग रहा है। 500 करोड़ ले ले, 500 कहीं और लगा। ओके, उसमें पॉलिसी समस्या थी, इसमें तो अमाउंट में समस्या है। अमाउंट को रिड्यूस करेंगे ये। ओके, आगे है टोकन कट। इसमें पॉलिसी समस्या नहीं, इसमें अमाउंट फॉर द डिमांड से भी समस्या नहीं, ये सिर्फ टोकन कट लगा रहे हैं। किस वजह से, अब बजट चल रहा है, बजट पे मंत्रालय से मंत्रालय चलते हुए मिनिस्ट्री टू मिनिस्ट्री डिमांड्स आ रही हैं। उन डिमांड्स को ग्रांट करने के लिए हाउस की तरफ से वोटिंग आ रही है। वोटिंग करने के पहले हाउस अपने विचार रख रहा है। पहला विचार रखा कि अंडर डिमांड की कंसिडरेशन के अंडर जो पॉलिसी है वो अपन को पसंद नहीं। दूसरा रखा कि भाई इससे जो इकॉनमी का जो प्रभाव हो रहा है, इकॉनमी पे जो प्रभाव हो रहा है वो हमें सही नहीं लग रहा। तीसरे में है कि इकॉनमी पे क्या प्रभाव हो रहा है हमारा विषय नहीं है, पॉलिसी तुम्हारी सही होगी, हमारे कुछ ग्रीवेंसेस हैं देश की सरकार से,
देश की सरकार बजट में जो पैसा लेकर के आ रही, खर्चा करने जा रही, हमारे यहाँ हमारी इस पर कुछ आम रूप में जनरल फॉर्म में ग्रीवेंसेस हैं, हमें कुछ दुख हैं, हमारे संताप हैं, सुनिए। तो इसके लिए कोई ना कोई मोशन तो लाना ही पड़ेगा, और वो तब लाना पड़ेगा जब डिमांड के लिए पुटअप, ग्रांट के लिए पुटअप की गई हैं सारी डिमांड्स। तो जब ग्रांट के लिए डिमांड पुटअप की गई हैं, तब हम अपने ग्रीवेंसेस भारत सरकार के अधिकार क्षेत्र में आने वाले मुद्दों पर रखना चाहते हैं, जो मुद्दे भारत सरकार के अधिकार क्षेत्र में आते हैं, तो फिर हम आंशिक तौर पर उस समय उस जो डिमांड है उस पर कट लगा करके अपनी बात रखना चाहेंगे। जस्ट टू प्रेजेंट आर ग्रीवेंसेस वी नीड टू कट द डिमांड, और वो बिल्कुल एक तरह से सिंबॉलिक ही होगी, इसलिए टोकन कहा गया है, इट इज़ अ टोकन कट। तो बस अपन 100 रुपये से मांग घटा देंगे, मांग को घटवाएंगे कितना, 100 रुपये से। 1000 करोड़ की मांग को कितना घटवाया, 100 रुपये। ये तो बहाना था, असल में तो अपनी समस्या रखनी थी। टोकन कट मोशन प्रस्तुत होने के बाद यदि पास हो जाएगा, तो पास होने का मतलब है 100 रुपये से मांग घट गई, 100 रुपये से मांग घट गई, मतलब 100 रुपये तक मांग घटा दी गई, 100 रुपये तक मांग घटा दी गई, मतलब सदन ने उस मेंबरान की ग्रीवेंसेस को स्वीकार कर लिया। उसकी भारत सरकार के अधिकार क्षेत्र में आने वाले मुद्दों पर जो ग्रीवांस थी इकोनॉमी के कॉन्टेक्स्ट में, वो सदन ने स्वीकार कर ली। ये बड़ी बात है। हाँ, अगर उसकी 100 रुपये तक घटाने वाली डिमांड को सदन नहीं स्वीकार करता, तो मतलब सदन ने उसके ग्रीवेंसेस को स्वीकार नहीं किया, और उसका मुद्दा यहाँ पर केवल ग्रीवेंसेस अपने पुटअप करना था सरकार के सामने। कोई पॉलिसी कट, कोई इकोनॉमी कट नहीं था, मोशन कट था बस, टोकन कट था बस। टोकन कट की अपनी बात रखने का टोकन कटाना है उसे, और वो टोकन उसने कटाया 100 रुपये का, कि 100 रुपये तक मांग नीचे गई। आई बात समझ में? टोकन कट मोशन समझ आया? रिड्यूस बाय ₹100, 200 नहीं बोला मैंने, बाय 100। ये नहीं है कि बातें रखने को तुम डिमांड ही खत्म करते जाओ, बात रखनी है, बस डंडी लगानी है, कट लगाना है बस, ओके। और ये सरकार की साख पे होता है कि सदन ने तुम्हारी इस मांग को 100 रुपये तक कम करा है, उसके ग्रीवेंसेस को स्वीकार करा है। हालांकि ये कभी होता नहीं, क्यों नहीं होता वो समझ आ जाएगा। पहले तो 3 तरह मोशन समझ में आ गए, पॉलिसी कट, इकोनॉमी कट और टोकन कट। ये ऐसे ही नहीं कर ला सकते, ये पहले तो जाएंगे सारे के सारे मोशन लोकसभा के सेक्रेटरी जनरल के पास। लोकसभा के सेक्रेटरी जनरल उसे कंफर्म करेगा कि ये इन्हें प्रेजेंट करने, ये जो मोशन प्रेजेंट हो रहे हैं, इनसे जुड़ी सारी शर्तें पूरी हो रही हैं कि नहीं। वो शर्तें पूरी हो रही होंगी, ये मोशन कंप्लाई करता होगा, तो ये जाएगा स्पीकर के पास। स्पीकर के पास जब ये मोशन जाएगा, स्पीकर इसे अप्रूव करेगा, मोशन हो गया एडमिट। जब मोशन हो जाएगा एडमिट, तो स्पीकर फिर कहेगा सभा सदस्य से, उस मेंबरान से, चलो भाई पढ़ो अपना मोशन, करो प्रेजेंट। वो मोशन प्रेजेंट किया जाए, मतलब कि वो अपना मोशन पढ़ेंगे, तो जो स्पीकर है मोशन को हाउस में वोटिंग के लिए पुटअप कर देंगे। जब मोशन को हाउस में वोटिंग के लिए पुटअप कर दिया जाएगा, वो मोशन पे अगर वोटिंग हो गई, मोशन पास हो गया, तो मोशन एक्सेप्ट है, वरना मोशन रिजेक्ट है। बट मोशन पर डिस्कशन तो हो ही गई। आई बात समझ में? मोशन एडमिट हुआ था, ऐसे मोशन होते हैं। तो ऐसे में इसकी कुछ कंडीशंस हैं कि पहले तो ये कंप्लाई करना चाहिए। मैंने बताया था मोशन कंप्लाई करने चाहिए, मोशन कंडीशंस के साथ आते हैं। कंडीशन पहली क्या है कि एक डिमांड से जुड़ा हुआ ही होना चाहिए मोशन, इट मस्ट बी रिलेटेड टू द वन डिमांड ओनली। क्योंकि मैंने बताया कि मिनिस्ट्री वाइज डिमांड आ रही है और डिमांड टू डिमांड ग्रांट आ रही है। ऐसा नहीं है एक मोशन प्रेजेंट करके बजट की लेके सैकड़ों बातें बैठ गया, सैकड़ों ही चीज़ें एक ही बार में लेके बैठ गया। मुझे वो भी अच्छा नहीं लगा, कृषि कल्याण के लिए तुमने इतना पैसा जो दिया, मुझे ये भी अच्छा नहीं लगा, वो भी नहीं। वो तो बेटे तुमको 4 दिन तो दे दिए थे जनरल डिस्कशन के। वो जनरल डिस्कशन जो हुई थी 4 दिन की सेकंड स्टेज में, वो क्या थी? वो यही थी। उसके बाद तुमको दे दिए हैं 4 हफ्ते कमेटी लेवल पे। वो जो डिपार्टमेंट स्टैंडिंग कमेटियाँ हैं, तुम लोग उसमें बैठते ही तो हो, वो दे दी गई हैं वहाँ पे। उसके बाद उसकी रिपोर्ट यहाँ पर पुटअप की गई है, और उसके बाद अब यहाँ पर वोटिंग शुरू हो रही है। और अकेली वोटिंग पे तुम डिटेल पे डिस्कशन कर तो सकते हो, तुमको तो कहा गया है। और तुम फिर मोशन प्रेजेंट करो। मोशन जब प्रेजेंट करोगे, एक मांग से जुड़ा हुआ मोशन हो, किसी एक मांग की बात हो उसमें, ये ना लेके बैठ के पूरा बजट ही, इट इज़ नॉट पॉसिबल। वरना कुछ समझ में नहीं आएगा कि इस पर वोटिंग, क्योंकि फिर उस पर वोटिंग कैसे कराओगे? वोटिंग करा के फिर क्या हो स्वीकार होगा, मतलब पूरा बजट रिजेक्ट या क्या रिजेक्ट? समझो इस बात को। तो एक मांग से जुड़ा होता है, वन डिमांड ओनली। दूसरा, क्लियरली एक्सप्रेस्ड होना चाहिए। एम्बिगुअस भाषा, सरकास्टिक भाषा या डिफामेटरी भाषा नहीं यूज़ कर सकते कि व्यंग से कसें हो मोशन के अंदर। अजीब, कुछ स्पष्ट नहीं कहा जा रहा है
कि वो दिन हवा हुए जब गालिब मियाँ पतंग उड़ाया करते थे, तुम मोशन में ऐसी ऐसी चीज़ें बोलो, ये तो नहीं चलेगा बेटा। पता ही नहीं लग रहा तुम किसे क्या कहना चाह रहे हो। वहाँ बैठे कुछ लोग सोचेंगे तो मोदी जी को कह रहा है वो दिन हवा हुए जब गालिब मियाँ पतंग उड़ाया करते थे। कांग्रेस वाले सोच सकते हैं मनमोहन सिंह जी को कह रहा है। किसको कह रहे हो स्पष्ट कहो, क्लियरली एक्सप्रेस करो अपनी बात, एम्बिगस मत रखो, डिफामेटरी मत बनाओ, इधर उधर की बकलोल मत करो, बस सीधी बात रखो। देसी भाषा में अगर उसे कहें तो बकलोलपंथी नहीं। ओके, तुम लोग संविधान की मर्यादा में जीना सीखो, और उस मर्यादा में जीने के लिए उसे सरल भाषा में समझना जरूरी है। जो शब्द मैं तुमको बताता हूँ यही तुम्हें फिर समझ में आते हैं। अगला है शुड नॉट मेक सजेशंस फॉर द अमेंडमेंट और रिपील ऑफ एग्जिस्टिंग लॉ। मोशन में कोई ऐसे सजेशन ना हो कि जो इस समय वर्तमान में जो कानून भारत में एग्जिस्ट कर रहे हैं वो उन्हीं में अमेंडमेंट और रिपील करना चाहे। मोशन तो बेटा तू लेकर के आया क्योंकि एक डिमांड आई, उस डिमांड पे अब ग्रांट देना है, तो उसके पहले तुमको कहा है कि आके देख लो, मोशन प्रेजेंट कर लो। अब तुम मोशन लेकर के आए हो और तुम कह रहे हो यार मेरे मोशन का पर्पज़ ना, असल में तेरी डिमांड तो बहाना बनाया मैंने, तेरी डिमांड तो एक बहाना थी, मुझे तो उस कानून में कट लगाना था। ऐसा तो नहीं हो सकता। जिस डिमांड के कॉन्टेक्स्ट में आया उसी डिमांड से कुछ करना है तो करो। मौजूदा कानूनों में तुम अमेंडमेंटें करवाने चले जाओ या उन्हें रिपील कराने मतलब ये है कि बजट सेशन चल रहा है, सुनो, उसमें एक सभा सदस्य पहुंच क्या गया, इसे पहुंचना ही है, वहाँ पे बैठा ही है ये, उसमें ये सभा सदस्य पहुंच गया और ये सभा सदस्य वहाँ पहुंच के कह रहा है कि ओके मेरा एक मोशन है, आने बहाने इसने मोशन कर लिया अपना सेट वहाँ पे, और उस मोशन में जाके बैठ गया, कहता है मैं कृषि कानूनों को रद्द कराना चाहता हूँ। ऐसा तो नहीं हो सकता ना बेटे। तो डिमांड पे बात कर, जो डिमांड रखी गई थी, कृषि कानून किधर से उठा करके ले आया तुम। तो तेरी मोशन में कोई अमेंडमेंट या रिपील जैसी बातें नहीं होनी चाहिए किसी एग्जिस्टिंग लॉ को लेके। इट मस्ट बी रिलेटेड टू द डिमांड विच इज अंडर कंसिडरेशन। ओके, शुड नॉट मेक सजेशन, मैंने पहले बता दिया। नो मैटर, जो मैटर यूनियन गवर्नमेंट से कंसर्न ही नहीं है वो मैटर तेरे किसी भी मोशन कट में नहीं आना चाहिए। लोकल गवर्नमेंट का मुद्दा लेके बैठ गया, स्टेट गवर्नमेंट का मुद्दा लेके बैठ गया कि माननीय सभापति मैं उत्तर प्रदेश से आता हूँ, वहाँ की सरकार लव जिहाद का मुद्दा लेके आई है, मैं उसके खिलाफ मोशन लेने, तो बेटे तेरे उठा के बाहर कहाँ डालेंगे पता भी नहीं चलेगा। तो ऐसा मोशन नहीं होना चाहिए जो केंद्र सरकार के घेरे में नहीं, और यूनियन गवर्नमेंट के घेरे में भी ये शर्तें पूरी करे पहले कि वो उस डिमांड के कॉन्टेक्स्ट में हो, वो क्लियरली एक्सप्रेस्ड हो, वो किसी अमेंडमेंट या रिपील की तरफ ना जाता हो एग्जिस्टिंग लॉ में, और यूनियन गवर्नमेंट का मुद्दा हो। ठीक है प्रिया, कोने सीट में या आरामदायक सीट में बैठ के बेटा नींद ही आएगी। आगे से क्या है, ये उन्हीं फंड पर बात करता हो जो फंड कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से मेड हो, जो फंड चार्ज हो उन पे तो मोशन बस लाभ ही मत, चार्ज फंड की तो बात ही मत कर, समय ही मत खराब कर, उस पर नहीं लेकर के आना। जो मैटर अंडर एडजुडिकेशन है, कानून के विचाराधीन है, न्यायालय में चल रहा है, उस पर तो तू कुछ बोल ही मत, जुडिशरी खुद ही कर लेगी जो करना है। क्वेश्चन ऑफ प्रिविलेज, प्रिविलेज का यहाँ पे मुद्दा मत उठा अपने मोशन के जरिए, उसके लिए प्रिविलेज मोशन है, वो अलग से देखा जाएगा। कोई ऐसी डिस्कशन को रिवाइवल करने की कोशिश मत कर जो इस सेशन में पहले ही डील कर ली गई है पूरी डिटेल में। ज़्यादा तू लाइमलाइट मत लूट, हीरोगिरी मत बना कि मैंने भी उस मुद्दे को उठाया, हो गई ये चर्चा, तब जो बोलना था तब बोल लेता, अब समय निकल गया, तू अब आया है तो अब शुरू हो गया लेके देश के सामने, है ना। कनाडा लंदन कहीं बैठा था, आ गया उठा करके, अब मैं भी मुद्दा उठाऊंगा, ऐसे तो ना चल सकता है बेटा। अगला ट्रिवियल मैटर, ट्रिवियल मैटर जो ट्रिवियल होते हैं बस, मतलब कि बस ऐसे ही, ठीक है, मतलब मुद्दे की बात करो। ट्रिवियल मैटर का मतलब ये है मुद्दे पे आओ, बेफजूल की इधर उधर की फालतू बातें मत करो। ओके, सारी शर्तें समझ में आ गई। अगर ये सब शर्तें, तुम इतनी शर्तें लगा देते हैं, सभा सदस्य तो ऐसे ही घबरा जाता है, वो कहता अपनी जनता के सामने आके बस गेंदे की मालाओं में हाथ ही जोड़ खड़ा रहता है, कहता सब करा लेना, सभा में कोई मोशन मत पेश करने हो कहना। आज तक मुझसे शर्तें ही पूरी नहीं हुई उनकी। जब मोशन लेके जाता हूँ सेक्रेटरी जनरल से ही वापस आ जाता है, कहता तेरे तो मोशन में ही गड़बड़, मेरी ज़िंदगी का मोशन बिगाड़ रखा है इन मोशनों ने। भाई मैं हर मोशन में वोटिंग करूँगा, मैं बोलूँगा, लेकिन मुझसे मोशन मत पेश कराओ। सोचो किनके मोशन पास होते होंगे, तो मोशन पास होना भी बड़ी बात है, लगता है जैसे कोई आम ही बात है, कोई भी जाके मोशन कर ले। बेटा ये तो मोशन है प्रॉपर। इसके बाद इसके सिग्निफिकेंस क्या होंगे, दो सिग्निफिकेंस हैं इसके। वाया जब आप कट मोशन लेकर के आते हैं तो देखो ये एक ऐसी प्रैक्टिस ही बन गई है कि ये पास तो होते नहीं,
क्योंकि लोकसभा में तो सरकार की मेजोरिटी है, मोशन की तरफ से पास हो जाएंगे। जब जब डिमांड ही मिनिस्ट्री वाइज आई है, माने कि मंत्री जी ने डिमांड रखी है, तो वो डिमांड को कोई कैसे पॉलिसी कट लगा लेगा, उस डिमांड को कोई इकोनॉमी कट कैसे लगा लेगा, उस पर कोई टोकन कट कैसे लगा लेगा। तो ये पास हो जाएं, इट इज़ इम्पॉसिबल। और अगर ये पास हो जाएं तो ये इस बात का प्रमाण होता है कि दैट हाउस इज़ लैकिंग कॉन्फिडेंस ऑन द गवर्नमेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ये फिर नो कॉन्फिडेंस मोशन की कगार पे आ जाती है बात, या फिर सरकार को कॉन्फिडेंस मोशन लाना पड़ता है। ओके, तो ये बेटा ऐसे पास नहीं होते हैं। हाँ, लेकिन इनके बहुत से लाभ हैं। सबसे पहला लाभ ये है कि जिस भी कोई डिमांड के अगेंस्ट ये मोशन आ गया, डिमांड चर्चा केंद्र बन गई। अखबारों में, मीडिया में, छात्रों में, एकेडमिक्स में, हर जगह पर वो एक चर्चा केंद्र बन गई कि यार इस पे मोशन आ गया, कट मोशन, पॉलिसी कट आ गया, टोकन कट आ गया, या इकोनॉमी कट आ गया। इस मोशन के वाया फिर होगी ज़बरदस्त डिबेट, और वो डिबेट डिस्कशन जब होगी तो वो बनेंगी अखबार की सुर्खियाँ, वो बनेंगी रिसर्च एंड डेवलपमेंट का आधार अलग अलग थिंक टैंक, अलग अलग कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ और एकेडमिक्स में, और ये बनेगी कि आम नागरिक को वेल इन्फॉर्म्ड बनाने का जरिया। और लोकतंत्र वही है जिसमें दो बातें बहुत ज़रूरी हैं। पहली बात मनस्फिरत, वाइडर चॉइसेस। कौन सा लोकतंत्र बढ़िया लोकतंत्र है? जिसमें आपके पास क्या है? वाइडर चॉइसेस। वाइडर चॉइसेस टू प्रोवाइड योर सेल्फ वॉइस, वाइडर चॉइसेस टू एक्सप्रेस योर ओपिनियन, wider choices to live your life. You want to become doctor, engineer, scientist, teacher, you want to become nothing. Wider choices. Yeah. Such choices are also there. Please open the window. Okay? खिड़की खोलो बेटा। तो इस तरह wider choices हैं। और दूसरा, citizens must be well informed, because that information will be the basis of your expression. If you are well informed, only then you can express yourself. Without getting anything from the other side, how will you express yourself? You are having no information that what government is doing actually related regarding the admission of the students, what government is doing actually regarding the appointment on the particular post. When you are getting nothing in lieu of your questions, how will you express? You cannot express in that situation. तुमको जब तक भर्ती प्रक्रिया का कुछ पता ही नहीं होगा, तुम उस पर आपत्तियाँ क्या जताओगे? जब पता होगी तो तुम आपत्तियाँ, जब आंसर की तुम्हारे सामने होगी, जब तुम्हारे हाथ में क्वेश्चन पेपर होगा, जब तुझे मैच करके अपना क्वेश्चन बनाओगे, उसकी कमियों को ढूंढ पाओगे, अपने ग्रीवेंसेस पुट अप कर पाओगे, अपनी वॉइस को एक्सप्रेस कर पाओगे। और अगर लगे कि सरकार ने कट ऑफ में आने के बावजूद भी मेरा नाम लिस्ट में नहीं डाला, पैसे खा के काम कर दिया, रिट लगा लो, अपनी वॉइस रखो। लेकिन कोई भर्ती, कोई प्रक्रिया ही पता नहीं चल रही कि क्या हो रहा है, स्पेक्ट्रम कैसे बेचा जा रहा है, कोल के ब्लॉक कैसे बेचे जा रहे हैं, कैसे बीसीसीआई काम कर रहा है, कुछ पता ही नहीं चल रहा, पैसा किधर जा रहा है। तो देश के नागरिक तो बस ऐसे देखते कहते हैं यार बीसीसीआई में कैसे घुसे हैं, इसका पैसा कहाँ से आता है यार, इसका पैसे कैसे जाते, खिलाड़ी इतनी जल्दी अमीर कैसे हो जाते हैं रातों रात, यार कुछ जानना है मुझे। तो फिर बेटा जब नागरिक ऐसे अचंभे हो ना, यार ये कैसे होता है, अभी फिर लोकतंत्र की बड़ी कमी है। जहाँ पर कोई अचंभा ना हो वही लोकतंत्र है, जहाँ पर सब स्पष्ट हो, जहाँ पर स्पष्टता है वहीं पर अकाउंटेबिलिटी है, जहाँ पर ट्रांसपेरेंसी है वहीं अकाउंटेबिलिटी है, जहाँ पर ट्रांसपेरेंसी नहीं वहाँ पे अकाउंटेबिलिटी काहेगी। जब बीसीसीआई में कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं, कोई अकाउंटेबिलिटी भी नहीं, एक ही बात, हम तो एक प्राइवेट एसोसिएशन है। प्राइवेट एसोसिएशन हो बेटा, देश के धन से बने हुए ग्राउंडों पे जाकर खेलते रहते हो और फिर कह देते हो प्राइवेट एसोसिएशन है। ऐसे कैसे चलते रहोगे? तुम्हें स्पेशल पानी मिलता है ग्राउंड में पानी लगाने के लिए, जो आम जनता को मिलना था, साला सूखा पड़ा हुआ महाराष्ट्र में तुमको पानी लगाने को मिल रहा है, तुम कैसे फिर प्राइवेट एसोसिएशन हो गए? तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर जस्टिस लोधा की कमेटी बनाई, कहते हैं घुसो इनमें, देखो ये क्या करते क्या रहते हैं प्राइवेट एसोसिएशन वाले, ऐसे करके काम चलता है। ओके, सिटीजन मस्ट बी वेल इन्फॉर्म्ड और वाइडर चॉइसेस मस्ट बी देयर। उसके लिए आप तक उसके लिए वो जो डॉक्टर्स हैं जो उन नीतियों को खोलने, खंगालने का पोस्टमार्टम करने का काम करते हैं, वो आपके द्वारा चुने गए सभा सदस्य हैं, आपके द्वारा चुने गए मेंबरान। जितने खूबसूरत मतलब जितने इंटेलिजेंट, जितने तर्कसंगत, जितने तर्कशील, शक्तिशाली विचारों से ताकतवर सदस्यों को चुन करके भेजोगे, उतना भयंकर पोस्टमार्टम करेंगे वो। और जितना ज़बरदस्त पोस्टमार्टम बाल की खाले उतारेंगे, उतना ज़्यादा सरकार को वो ऑन द टोज लेकर के आएंगे
और जितना ज़्यादा सरकार अपने पैरों पे खड़ी हो के काम करेगी उतना ज़्यादा तुम सर्व होगे। अब जो तुम पैरों पे खड़े हो के लाइनें लगा के ऐसे लगे रहते हो, कुछ दो सरकार कुछ दो, फिर सरकार तुमको ऐसे ऐसे देने आएगी, लो लो, तुम बैठ के खाना। ऐसे लोकतंत्र में, जनता का राज में जनता जनार्दन ऐसे ही लेती है, कहती लाओ, और सरकारें देती हैं। एक्चुअली में गवर्नमेंट इज देयर टू गवर्न, गवर्नमेंट इज देयर टू गवर्न द पॉलिसीज, नॉट टू रूल द पीपल। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द किंगडम एंड द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। तो वो तो साले शासन करने लगे। शासन यहाँ पर इसका मतलब नहीं है कि कौन शासन कर रहा है, शासन का मतलब यहाँ पर यह है कि शासन का चरित्र क्या है। शासन यहाँ पर कानून का है, किसी के बाप का नहीं। मैं कई बार कहता हूँ, और देश से मेरी यही आपत्ति कि बाप को इतना बदनाम क्यों किया हुआ है, कि तो किसी की माँ का नहीं है शासन, शासन कानून का है। लेकिन तुम लोग कानून पढ़ते ही नहीं, तुमको देश से कोई मतलब ही नहीं। और फिर जब सरकार आकर के अपना शासन चला करके तुम पे आपत्तियाँ एक से एक एट्रोसिटीज़ करती हैं, फिर कहते हो ये तो मैंने तो सुना था देश में कानून का राज है। फिर वो कहते हैं हाँ बता कौन सा कानून है, एक कानून बता कोई। और फिर कानून पता नहीं होता, फिर उन्हीं कानूनों में हमें फंसाते हैं। इसलिए कहता हूँ पढ़ा लिखा करो। ओके, सो कंसंट्रेटेड डिस्कशन को फैसिलिटेट करते हैं ये मोशंस, ये इनका बहुत बड़ा बेनिफिट है। चाहे पास हो ना, वोटिंग हो ना हो, लेकिन कंसंट्रेटेड डिस्कशन को तो कम से कम फैसिलिटेट कर ही देते हैं। और लोकतंत्र में ये बड़ी बात है, लोकतंत्र में किसी चर्चा की शुरुआत का आधार केवल ये नहीं है कि ये नतीजे तक पहुँचेगी कि नहीं, और इस चर्चा के तहत जो डिज़ायरेबल आउटकम है वो मिलेगा कि नहीं। मोशन पास हो करके सरकार एम्बेरस हो, लोकतंत्र में चर्चा का आधार केवल इतना है कि नागरिकों को पता लग गया क्या, पता लग गया कि नहीं। पता लग गया तो ठीक, अब नागरिकों को भी तय करना है कि भक्ति करनी है कि क्या करना है। अब सब पता लगने के बाद भी कुछ और ही करेंगे तो फिर तो प्रॉब्लम है। लोकतंत्र में भक्ति केवल और केवल लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं की होती है, समझ आई, लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं की, क्योंकि वो कानून भी कानून नहीं है जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया से गुजर के ना बने, वो कानून भी कानून नहीं है। सिंपली आई बात समझ में। जब मैं कानून का राज कहता हूँ तो मैं उस कानून के राज की बात करता हूँ जो कानून धर्म पर आधारित है। धर्म का मतलब यहाँ पर रिलीजन नहीं है, धर्म का मतलब जहाँ पर जस्ट, फेयर और ह्यूमेन है। आई बात समझ में, वही कानून उस कानून का राज है। बाकी कोई ऐसा ही कानून बना दे तो उसका तो फिर राज नहीं है। तो इनका तो पता नहीं मेजॉरिटी के दम पे क्या कानून बना दे, समझ आई बात, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो इसलिए ये कंसंट्रेटेड डिस्कशन, इसका एक सिग्निफिकेंस है। आपसे कोई पूछ ले 2 नंबर का 5 नंबर का क्वेश्चन आ जाए कि भाई ये जो कट मोशन आते हैं बजट में, इसका फ़ायदा क्या है भाई। क्वेश्चन भी तुमको सरकाज़म वे में पूछा जा सकता है कि ये कभी पास तो होते नहीं क्योंकि मेजॉरिटी लोकसभा में रूलिंग पार्टी की है, फिर इनका औचित्य क्या है। तो फिर आंसर बता देना कि इनका सिग्निफिकेंस फिर ये है, क्योंकि लोकतंत्र में आपकी शुरू की गई चीज़ का उद्देश्य केवल उसका पारित होना नहीं है, उसने जनता के बीच में कितनी अवेकनिंग क्रिएट की, जनता को कितना अवेयर किया, समाज को चिंतन और मंथन करने के लिए कितना सब्सटेंस दिया, ये आधारित है। क्योंकि फिर अंततः चुनेंगे आप ही, सरकारें चुनना आप ही को है। क्योंकि वो सरकार अगर तर्कशील विरोध को भी काट करके आगे बढ़ती रही तो उसे आना है आपके पास 4-5वें साल चुनाव के जरिए। तब ये फिर आपकी जिम्मेदारी बनती कि जिन्होंने आपके लिए 5 साल पोस्टमार्टम कर करके हर तरह का सरकार का एट्रोसिटी से रिलेटेड वर्जन रखा, आप फिर सरकार को जवाब दें।